हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन अर्थात वहाँ के जो नगर हैं वो किस प्रकार प्लान करके बनाए गए, यानी अर्बन प्लानिंग सिस्टम क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो आज हम पढ़ेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी नगर हमें प्राप्त हुए हैं, लगभग 1000 नगर हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो इन नगरों को किस तरीके से प्लान किया गया, इनको किस प्रकार व्यवस्थित किया गया, उसका अध्ययन आज हम करेंगे। तो जो नगर है, तो सभी नगर में हमें कुछ तो सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं और कुछ विशेष। तो सामान्य नियोजन, यानी उस समय का सामान्य नियोजन किस प्रकार किया गया जो सभी में समान रूप से था, और दूसरा है विशेष नियोजन। विशेष नियोजन, सामान्य नियोजन और विशेष नियोजन। तो सामान्य नगर नियोजन किस प्रकार से था और विशेष नगर नियोजन किस प्रकार से था, उसका अध्ययन हम अब करेंगे। तो सामान्य नियोजन किस प्रकार से रहा होगा, इसका अध्ययन हम कर लेते हैं कि आखिरकार सामान्य नियोजन किस प्रकार दिखने में था और विशेष किस प्रकार से था। तो यहाँ पे विशेष नगर नियोजन को हम विशेष भवन या फिर कह सकते हैं स्थापत्य, ठीक है। यानी विशेष में कुछ हमें स्पेशल बिल्डिंग्स मिली हैं, कुछ ऐसे आर्किटेक्चर मिले हैं जिसके आधार पर उनको हम विशेष मानते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो सभी रूप में समान मिली है, सभी जगह वो समान रूप से दिखाई देते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार सामान्य नगर नियोजन में क्या क्या बातें थी। तो पहला सामान्य नगर नियोजन में है कि दुर्ग व नगर। पहली चीज क्या थी कि जितने भी हमें नगर मिले उसको दो भागों में विभाजित किया गया, दुर्ग व नगर में। दूसरा, सड़कें। सभी स्थलों से हमें सड़कें होने के साक्ष्य मिला है। फिर इसके बाद में अगला है जल निकास। ये दोनों आसपास में क्यों रखे मैंने, क्योंकि दोनों की प्लानिंग लगभग सेम है। जल निकास के बाद में हम पढ़ेंगे भवन निर्माण, यानी इनके भवन निर्माण किस प्रकार के थे। फिर अगला प्रकाश व साफ सफाई, यानी उन्होंने लाइटिंग सिस्टम कर रखा था, यानी आखिरकार सड़कें बना रखी तो उनके आसपास कुछ रोशनदान वगैरह बनाए होंगे, क्या बनाया होगा ऐसा, तो वो सब भी इसके अंदर आएगा, साफ सफाई आएगी। और इसके अलावा जल निकास हो गया, भवन निर्माण हो गया, सड़कें हो गई, दुर्ग नगर विभाजन हो गया, प्रकाश हो गया, साफ सफाई हो गई, और इन मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा आज करेंगे। इन 5 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला है दुर्ग व नगर विभाजन। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, उसमें आप समझें कि इतने स्क्वायर फीट के एरिया में खुदाई की गई। जब खुदाई की गई तो ऐसा पाया कि एक ऐसा स्थल है जिसके चारों ओर
बाउंड्री है। क्या है? बाउंड्री है जिसके चारों ओर। तो इसको नाम क्या दिया गया? दुर्ग। दुर्ग नाम दिया गया। और इसके ही नीचे का हिस्सा क्या कहलाया? नगर। क्या कहलाया? नगर। तो एक स्थल की मिट्टी हम हटाए तो हमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर वहां पे दिखाई दिया। तो दुर्ग जो है वो हमेशा कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में। दुर्ग जिस दिशा में हमें मिले हैं वो सारे के सारे मिले हैं पश्चिम दिशा में, यानी पश्चिम दिशा में हमें दुर्ग मिले हैं और पूर्व की ओर क्या थे? नगर। ठीक है, दिशा का ज्ञान हो गया। दोनों में अंतर क्या है? दुर्ग हमेशा पश्चिम दिशा में मिले हैं, नगर हमें पूर्व दिशा में मिले हैं। अब नगर निचली भूमि में थे। निचली भूमि यानी नीचे का भाग होता है मिट्टी का, वहां पर हमें मिले। और ये जो मिले दुर्ग, ये उच्च भूमि पर मिले हैं, यानी ऊंची उठी हुई भूमि पे ये मिले हैं। यानी दुर्ग थोड़ी ऊंचाई पर बनाए हुए हैं और नगर क्या है? नीचे समतल भाग पर बने हुए थे। तो यह अंतर भी हमें दिखाया देता है। फिर दुर्ग मुख्यतः क्या है? परकोटे से घिरा है। परकोटा मतलब चार दीवारी। तो दुर्ग हमेशा चार दीवारी से घिरा हुआ मिला है। तो दुर्ग में एक खासियत है कि वह चारों ओर से घिरा हुआ है। अब आते हैं, इसमें चार दीवारी कहीं कहीं है। चार दीवारी या परकोटा कहीं कहीं पर ही है, बाकी इसके चारों ओर बाउंड्री नहीं की हुई है। अब आता है कि आखिरकार आकार की बात करते हैं। आकार इसका क्या है? छोटा है। इसका आकार छोटा है और यह आकार में बड़ा है, क्योंकि यहां पे ज्यादा लोग रहते थे तो इसलिए यह आकार में बड़ा है, और यहां पे कम लोग निवास करते थे इसलिए आकार में छोटा है। अब आता है कि दुर्ग में खासियत क्या है कि यहां पर हमें विशेष भवन मिले हैं। विशेष भवन मिले हैं। जितने भी विशेष भवन मिले हैं वो सारे के सारे हमें दुर्ग से मिले हैं। और यहां पर सामान्य सामान्य भवन हमें कहां मिले हैं? नगर में। तो यह प्रमुख अंतर है दुर्ग व नगर में कि दुर्ग पश्चिम दिशा में बने हुए हैं, ऊंची भूमि पर बने हुए होते हैं, चारों ओर से चार दीवारी से घिरे हुए हैं, परकोटे से घिरे हुए हैं। वो इनका आकार छोटा होता है तथा यहां पर विशेष जन निवास करते थे, तो यहां पर विशेष भवन मिलते हैं। अब आते हैं नगर में। तो नगर पूर्व दिशा की ओर मिले हमें। ये निचली भूमि पर बने हुए प्राप्त हुए हैं। ये चारों ओर से चार दीवारी से नहीं घिरे हुए थे। कुछ कुछ स्थल ऐसे हैं जो चार दीवारी से घिरे हुए थे। यह आकार में बड़े हैं और यहां पर जो भवन है वो सामान्य प्रकार के हैं, यानी यहां पर सामान्य लोग रहते थे, इस कारण हम यहां पे बोलते हैं सामान्य रहते। तो अब यह बातें हुई। अब आता है कि यहां पर जो ईंटें हैं, ईंट, यहां पर क्या लगी? बड़ी बड़ी ईंटों का प्रयोग किया गया, क्योंकि दुर्ग की चार दीवारी बनानी थी तो चार दीवारी को थोड़ा ऊंचाई तक बनाना था, तो बड़ी बड़ी ईंटों का यहां पे प्रयोग किया गया है। यहां पर सामान्य ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहां बड़ी ईंटों का है, यहां पर ईंटें सामान्य हैं। अब जो दुर्ग है उसकी चार दीवारी मोटी है, वह उस पर मोटा प्लास्टर किया हुआ था ताकि सुरक्षा के लिए वह बहुत उपयोगी रहे, इसलिए इस प्रकार की चीजें हमें वहां पर दिखाई देती हैं। तो दुर्ग हो गया और नगर हो गया हमारा। अगला पॉइंट है हमारा सड़कें। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें हैं उनकी खासियत है पहली तो कि यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। दूसरा यह है
कि ये मुख्यतः कच्ची सड़कें हैं। ठीक है, यहां की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब सड़कें कैसे बनी हुई हैं? जैसे ये देखा जाए, ये बड़ी, यानी इसे कह सकते हैं हम मुख्य सड़क। मुख्य सड़क ये नगर के बीच में से होके गई। अब इसके चारों ओर गलियां बनी हुई हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो एक दूसरे को समकोण पे काट रही है। अब ये यहां पे घर बने हुए हैं, यानी ये एक घर बना हुआ है, यहां पे एक और घर बना हुआ है, यहां एक और घर बना हुआ है, ऐसे यहां पर ये घर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये यहां पर घर बने हुए हैं। तो अब क्या होता था कि इनके बीच में भी गलियां बनी हुई थी, इनके अंदर जाने के लिए भी गलियां बनी हुई थी। तो मुख्य सड़क से कुछ और सड़कें और उनसे जुड़ी हुई कुछ गलियां बनी हुई थी जो घरों के अंदर जाती थी। यानी किसी का भी घर सड़क की ओर नहीं खुलता था, अंदर गली की ओर, ताकि सड़क की भागदौड़ भरी जिंदगी से इन्हें सामना नहीं करना पड़े। ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया कि अपने जो घर हैं उनका दरवाजा गली की ओर खोला। सभी ने अपना दरवाजा कहां खोला? गली की ओर खोला है। यह चाहते थे कि इन्हें किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो इस प्रकार जो सड़कें हैं ग्रिड पैटर्न, इसको हम ग्रिड पैटर्न बोल सकते हैं। इसको एक और शब्द दिया गया है जाल पद्धति, और या फिर एक दूसरे को समकोण पर काटती है, या शतरंज पद्धति भी कह सकते हैं इसे। तो यह नाम दिए गए यहां पर जिस तरीके से सड़कें बनी हुई मिली हैं, तो यहां पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यह कच्ची सड़कें थी। यह मुख्यतः कह सकते हो कि हर प्रत्येक नगर में से एक मुख्य सड़क होकर गुजरती थी और उनसे जुड़ी हुई गली की सड़कें थी और उनसे मकानों की सड़कें भी जुड़ी हुई थी। तो कोई भी ऐसा घर नहीं मिला हुआ जिससे रास्ता मुख्य सड़क की ओर नहीं आ सकता हो। अगर ये कोई व्यक्ति यहां से निकला तो यह यहां चल के आया और मुख्य सड़क पे आ गया। चाहे ये यहां पे रहने वाला व्यक्ति हो, इसको भी आने का लिए रास्ता प्राप्त था। उसे मुख्य सड़क तक आने के लिए प्रॉपर्ली सड़क थी। उन्हें रोड एक अच्छी व्यवस्था की हुई थी उस समय कि सभी घर मुख्य सड़क से जुड़े हुए थे एक तरह से। तो यह सड़क पद्धति थी। अब यहां पर होता है कि आखिरकार सबसे बड़ी मुख्य सड़क कौन सी है? सबसे बड़ी मुख्य सड़क मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे चौड़ी सड़क हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो में जो हमें सड़कें मिली हैं वो भी हमें कच्ची सड़कें प्राप्त हुई हैं, कोई भी पक्की सड़क हमें वहां से प्राप्त नहीं हुई है। अब यह जो सड़क हमें मुख्य सड़क प्राप्त हुई है, तो इसका जो मुख्य सड़क का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है नगर से। यानी जो पहले बताया गया कि जैसे एक दुर्ग टिल्ला था, दूसरा नगर टिल्ला है, तो नगर टिल्ले में हमें यह बड़ी सड़क मिली है, न कि दुर्ग टिल्ले में हमें यह सड़क प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार सबसे बड़ी मुख्य सड़क हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। अब अगला पॉइंट है हमारा जल निकास। सिंधु घाटी सभ्यता की और तत्कालीन अन्य सभ्यताओं में सबसे खास बात उस समय की थी जल निकास पद्धति। आखिरकार जो भी गंदा पानी होता था किस प्रकार वह नगर से बाहर पहुंचाया जाता था, उसका अध्ययन हम यहां पे करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग
पहली बात तो यह साबित होती कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग साफ सफाई के प्रति कितने सचेत थे, वह अपने आप को स्वच्छ रखना चाहते थे। तो यह यहां पर पॉइंट क्लियर होता है कि स्वच्छता के प्रति सजग थे ये। फिर इनकी जो नालियां बनी हुई थी वो भी ग्रिड पैटर्न, या कह सकते हो जाल पद्धति, या फिर कह सकते हो कि शतरंज पद्धति पे बनी हुई थी। तो इनकी सड़कें इस प्रकार बनाई हुई थी। तीसरा, इनकी सड़कें जो हैं पक्की थी। इनकी सड़कें जो पक्की यानी सॉरी इनका जो नालियां हैं, इनकी जो नालियां हैं वह पक्की है। सड़कें कच्ची है, सॉरी सड़कें तो कच्ची हैं, उनको पक्का नहीं किया गया, परंतु इनकी नालियां जो हैं पक्की बनी हुई हैं। और नालियां पक्की कैसे बनी हुई है? पक्की ईंटों से ये बनाई हुई हैं। अगर कच्ची होगी ये नालियां तो आसपास का क्षेत्र दलदली हो जाएगा और वहां पर वह ढह जाता है बार बार में, परंतु पक्की जो नालियां होती हैं उसमें ऐसी दिक्कत नहीं आती है, वह अपने आकार में बनी रहती हैं और किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है। तो इनकी जो नालियां थी वो पक्की हैं, अच्छी तरीके से पक्की है, और इनकी नालियां वी एल प्रकार की ईंटों से बनी है। और इनकी इस प्रकार की ईंटों से बने होने के साथ साथ इसकी चिनाई जो है, यानी इसको चिनाई मतलब उसको जोड़ने का काम, जैसे हम यहाँ पे सीमेंट और बजरी का प्रयोग करते हैं, उस रूप में वहां पर चिनाई का प्रयोग जो किया गया वो किया गया जिप्सम और बिटुमेंस। जिप्सम और बिटुमेंस का प्रयोग वहां पर किया गया। इन दो खनिजों का प्रयोग किया गया वहां पर सड़कों के किनारे नालियों को जोड़ने के लिए। आपको समझा देता हूं कैसे, कि जैसे यह बनी हुई है बड़ी नाली। अब इन बड़ी नालियों को जैसे कई बार क्या होता था, वी शेप में बनाई हुई है, तो इससे क्या होता था, पानी का ढलान इसमें से होके सीधा आगे तक बह जाता था। इस प्रकार बनी हुई थी। तो ये बड़ी मुख्य नाली हो गई, मुख्य नाली। फिर मुख्य नाली से जुड़ी हुई है अन्य सड़क की नाली, और अन्य सड़क की नाली भी जुड़ी हुई है गली की नाली, और गली की नाली जुड़ी हुई है मकान की नाली से। मकान, फिर गली, गली से सड़क, और सड़क से मुख्य सड़क। तो अब क्या होता था, मकान से एक पाइप गया और गली में गया, तो ये छोटी सी नाली निकाली हल्की सी, और उससे गंदा पानी बहकर गली में आ गया। गली में थोड़ी बड़ी नाली बनाई हुई है, सभी घरों की नालियां इससे जुड़ी हुई थी, और पानी बहकर आ गया एक बड़ी नाली की ओर, और बड़ी नाली से आया एक बड़े नाले में। तो इस प्रकार ये पानी घर का निकास होकर कैसे पहुंचा, इस प्रकार से, जैसे कि ये मकान है, यहाँ की गंदा पानी निकला और यहाँ पर बहा, फिर ये बहता हुआ मुख्य नाली में आया, और नाले से नगर के बाहर, इस तरीके से। तो इस प्रकार ये कई नालियां बनी हुई थी, तो इसलिए इसको बड़ी नाली बनाई हुई थी। ठीक है। अब ये जो नालियां बनाई हुई थी, इनके बीच में चेंबर बनाए हुए थे। अब चेंबर क्या होते हैं, यहां पर चेंबर होते हैं मैनहोल। मैनहोल्स थे, यानी बीच बीच में छोटा सा गड्ढा और कर दिया गया, और उसके ऊपर ढक दिया गया, एक होल कर दिया गया। ठीक है। अब जैसे ही क्या होता था, इसमें ये नाली है और यहां पे ये गड्ढा कर दिया, चेंबर बन गया, और इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। ये बन गया आपका चेंबर। ठीक है। पानी बहकर आया, अपने साथ गंदगी लेके आया, गंदगी यहां बैठ गई। ठीक है। और पानी ऊपर से बहकर निकल गया। अब जैसे 5-7 दिन या 10 दिन या महीने
जैसे भी होता था ये चेंबर उठाकर साइड में रख दिया जाता था और ये जो गंदगी होती थी इसे बाहर डाल दिया जाता था। तो इस प्रकार क्या होता था, नालियों की सफाइयां की जाती थी ताकि जो गंदा पानी है वो रुके नहीं एक स्थान पर और वो बहकर नगर के बाहर चला जाए। तो इस प्रकार क्या होता था कि चेंबर्स के थ्रू गंदगी बाहर निकाली जाती थी और सारी गंदगी बाहर निकालकर उसे नगर के बाहर फेंक दिया जाता था। इस तरह के उदाहरण हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं, कालीबंगा से भी मिले हैं इस प्रकार के। तो इस प्रकार हुआ। अब एक उदाहरण मैं आपको और बता देता हूं जो स्पष्ट रूप से हमें कालीबंगा से मिला है। जो कालीबंगा है वहां पर जल निकास कैसा था? कालीबंगा में एक स्पष्ट रूप का जल निकास नहीं था। जैसे ये घर बना हुआ है तो इस घर में पानी का निकास हुआ, तो इन्होंने क्या किया कि पानी का निकास होते ही उन्होंने नालियां नहीं बनाई, उसकी जगह यानी कह सकते इसे शोषगर्त। शोषगर्त कैसे हुए कि इन्होंने एक बड़ा सा मटका रखा, फिर इसके भी नीचे एक और मटका स्थापित किया, इस प्रकार। अब क्या होता है, एक मटका रखा और उसमें छेद कर दिया, ठीक है, छेद कर दिया, उसके ऊपर एक और मटका, उसमें छेद किया हुआ है, इसमें छेद किया हुआ है। तो इस प्रकार 2-3 मटके रख दिए गए ऊपर। अब क्या होता, जितना गंदा पानी होता था वो सारे एक मटके में जाता था, फिर नीचे पहुंचते पहुंचते यहां तक पहुंच जाता था। तो इस प्रकार जितना भी गंदा पानी होता था ये इन मटकों के माध्यम से नीचे पहुंच जाता और नीचे से ये जमीन के अंदर चला जाता था। जैसे कि हम इसे कह सकते हैं कुई, एक तरह की कुई है। जिस प्रकार आज कई जगह जैसे सीवरेज नहीं है जहां पर, वहां पर कई लोग कुइयां खुदवाते हैं, तो उस तरह का काम यहां पर इन्होंने किया था ताकि ये जो गंदा पानी है वो सारा का सारा जमीन में चला जाए और बाहर एकत्रित ना हो, बाहर किसी प्रकार की परेशानी ना आए। ये शोषगर्त वहां पर स्थापित किए गए थे। अब आता है भवन निर्माण। हमने दुर्ग नगर पढ़ लिया, सड़कें पढ़ लिया, जल निकास पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं भवन निर्माण। आखिरकार इस समय भवन निर्माण किस प्रकार किए हुए थे, तो इनका अध्ययन हम करते हैं कि आखिरकार इस समय भवन निर्माण किस प्रकार का था। तो भवन निर्माण हम में देखेंगे कि भवन यानी आखिरकार मकान किस प्रकार बने हुए थे। तो उस समय के जो मकान हैं, जो घर हैं, वह मुख्य रूप से कह सकते हैं हम चौकोर थे, आकार में कैसे थे, चौकोर घर थे। अब बात की जाती है कि आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान हैं वो कितने बड़े थे, यानी लगभग यानी सबसे छोटा घर कितना बड़ा हो सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा भवन, उसका अगर लंबाई चौड़ाई मापी गई तो 30 × 27, यहाँ पे 30 फीट है और ये भी 27 फीट है, ठीक है। तो 30 फीट लंबा और 27 फीट चौड़ा, इतना बड़ा घर मिला है। ये सबसे छोटा मिला है। बाकी इससे बड़े भी हमें प्राप्त हुए हैं, परंतु सबसे छोटा अंदाजा लगाया जाए तो कम से कम हमें इतना मिला है। तो उस समय के जो भवन हैं वो ज्यादा छोटे भी नहीं थे और वह आकार में चौकोर थे। अब बात होती है कि आखिरकार उस समय के मकान किस प्रकार के बने हुए थे। तो मैं आपको एक अंदाजा बताता हूं कि उस समय के मकान में कुछ कमरे बने हुए थे। कमरे कितने हैं? 2 से लेके लगभग 7-8 कमरे तक हमें प्राप्त हुए हैं। 2 से लेके 8 कमरे तक हमें प्राप्त हो चुके हैं, पर मैं आपको यहां पे 2 कमरों का बता देता हूं। ये जैसे हुआ, ये 2 कमरे यहां बन गए। ये पहला कमरा है और यह है दूसरा कमरा है। अब कमरे बन गए तो कमरे के बाद में रसोई घर था क्या? तो हां,
इनके कोने में घर में रसोई घर था, यानी रसोई घर उस समय थे इनके, और इनके जो रसोई घर हैं वहां पर चूल्हे से, यानी कह सकते हो उस समय चूल्हे से खाना पकाया जाता था। तो 2 या 3 चूल्हे मिले हैं हमें, लगभग प्रत्येक घर से 2 चूल्हे तो कम से कम हमें मिले हैं, पर उससे ज्यादा भी मिले हैं। सबसे ज्यादा चूल्हे मिले हमें 6 चूल्हे मिले हैं एक जगह से, 6 चूल्हे। तो रसोई में चूल्हों पे खेती वो यानी उन्होंने खाना बनाते थे, ठीक है। अब इनका स्नान गृह भी था या नहीं था, यानी शौच वगैरह और इनके लिए था या नहीं, तो हाँ इनका स्नान घर भी था। सॉरी। तो उस समय यानी वह साफ सफाई का भी ध्यान रखते थे, स्नान करते थे इत्यादि करते थे, तो स्नान घर का भी वह प्रयोग किया करते थे। अब बात होती है कि आखिरकार पानी, तो जैसे रसोई घर हो गया, कमरे हो गए, अब बात आती है कि पानी की व्यवस्था कैसे थी। तो मोहनजोदड़ो में यहाँ पे क्या बनते थे, इन्होंने कुएं बना रखे थे छोटे छोटे। तो कुआं का पानी का प्रयोग वो करते थे, क्योंकि सिंधु नदी के तट पर है, तो छोटे से कुआं खोदते थे और उसमें से उन्हें पानी प्राप्त हो जाता था। तो रसोई घर था इनके पास में, और स्नान घर बना रखा था, कुआं बना रखा था उन्होंने अपने घर में, और लगभग 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरे, 4 कमरे वो अपनी घर की आवश्यकता के अनुरूप बना रखे थे। अब आते हैं कि आखिरकार यहां पर इनकी ईंट कैसी प्रयोग में ली। तो यहां पर जो ईंटें हैं वो 1:2:4 के अनुरूप बनाएगी थी। तो इसको मैं उल्टा लिख रहा हूं वैसे 4:2:1 है। तो यहां पर हम बात करें कि यहां पर आपके लगभग 32 या 34 सेंटीमीटर लंबी ईंट है, तो यहां पर लगभग उसकी आधी, लगभग 16 या 16.5 जितनी सेंटीमीटर जितनी यहां पर क्या थी, उसकी चौड़ाई हो गई। फिर मोटाई कितनी हो गई, इसकी आधी हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई। तो 8 सेंटीमीटर क्या हो गई, वो मोटी हो गई, 16 सेंटीमीटर चौड़ी हो गई, और लंबी कितनी हो गई, 32 या 34 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर चौड़ी हो गई, और मोटी कितनी हो गई, ये मोटाई इसकी होगी 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार यह ईंटों का आकार था। मध्यम प्रकार की वह ईंटें प्रयोग में लेते थे। अब इनकी ईंटें जो मुख्यतः है वो कौन सी थी, पक्की ईंटें थी। इन्होंने ईंटें बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया है, साधारण ईंटों का इन्होंने प्रयोग नहीं किया है। फिर इसके पश्चात हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार इन्होंने ईंटें इस तरह के प्रयोग में की है। पानी के लिए कुएं का प्रयोग किया इन्होंने, रसोई घर था, 2-3 चूल्हे, और ज़्यादातर यहाँ पे 6 चूल्हे मिले हैं। कमरे भी 2 से लेकर 8 तक के मिले हैं। अब इनके घर जो मकान है वो कितने मंजिल ऊंचा था, तो यहाँ पर यह 2 मंजिला घर भी मिले हैं, यानी 2 मंजिल ऊंचे इनके घर मिले हैं। सीढ़ियों के साक्ष्य में मिले हैं। सीढ़ी जो होती है ऊपर चढ़ने के लिए, वो भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। सीढ़ियों के लिए हमें साक्ष्य मिल गए। अब होता है कि ऊपर जाने के लिए सीढ़ी प्रयोग में की, और ऊपर भी इन्होंने कमरे बना रखे थे। अब बात होती है कि आखिरकार इनके दरवाजे और खिड़की की बात करते हैं। तो इनके जितने भी दरवाजे हैं वो दीवार के किनारे पे हैं, यानी बीच में कहीं पर नहीं बनाए हुए। इन्होंने दीवार के किनारे पर, यानी जो मुख्य दीवार होती है उसके किनारे पर ही इन्होंने दरवाजा बनाया है, और कहीं इन्होंने दरवाजे नहीं बनाए। अब बात आती है कि खिड़की, तो इन्होंने किसी भी प्रकार की खिड़की अपने कमरों में, अपने घर में नहीं रखी है। इन्होंने किसी प्रकार की खिड़कियां उन्होंने नहीं दिखाई देती है वहां पर।
तो खिड़कियों के साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते। अब हमें नालियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ पर नालियां, अब जैसे कि ऊपर छत पे पानी है तो उसको नीचे लाने के लिए भी नालियां बनी हुई थी और गंदे पानी के निकास के लिए भी नालियां बनी हुई थी। तो एक प्रकार से कहा जाए तो एक में स्नानघर भी था, रसोई घर भी था, पानी के लिए कुआं था, कमरे बने हुए थे। अब यहाँ पर यानी कह सकते हैं ईंटें 4:2:1 अनुपात के अकॉर्डिंग बनी हुई थी। यहाँ पर सीढ़ियों के माध्यम से छत पर चढ़ने के लिए या कहीं पर चढ़ने के लिए प्रयोग में लिया जाता था। इनके घर चौकोर थे और पानी के लिए कुएं का प्रयोग करते थे। इनके दरवाजे कोने में बने हुए थे और यहाँ पर खिड़कियों के अवशेष हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस प्रकार जो सामान्य भवन है या फिर जो उस समय का भवन निर्माण है वो इस प्रकार का था। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रकाश और साफ सफाई की व्यवस्था कैसी थी। तो प्रकाश के लिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से हमें यानी कह सकते हो कि लाइट लैंप प्राप्त हुए हैं। लाइट लैंप प्राप्त हुए हैं यानी ऐसे कुछ प्रकाश स्तंभ, यानी कुछ ऐसे बनाए हुए थे। जैसे ये सड़क है, ये आपकी सड़क हो गई, तो इसके किनारे क्या हुआ, इन्होंने लाइट लैंप बना रखे थे। तो यहां पर क्या करते थे, वो दिया जलाते थे। ठीक है, तो सड़कों पे प्रकाश के लिए वह दिए जलाते थे वहां पर और इससे प्रकाश रखा जाता था ताकि रात को भी सड़कें सुरक्षित रहें। अब साफ सफाई, तो साफ सफाई की बात यह है कि घर की साफ सफाई तो लोग करते ही थे, परंतु नगर की साफ सफाई भी की जाती थी। जैसे कि मोहनजोदड़ो से हमें साक्ष्य मिले हैं कि आखिरकार वहां पर रेगुलरली वो साफ सफाई करते थे। और जैसे नगर की साफ सफाई हो गई, यहाँ के जैसे ये हो गया सड़क है, इसके बगल में ये नालियां बनी हुई हैं, तो नालियों की गंदगी निकाली गई और सड़क की गंदगी हुई तो उसको इकट्ठा कर लिया गया। ऐसे जगह जगह इकट्ठा कर लिया जाता था और फिर उन्हें उठाकर नगर के बाहर फेंक दिया जाता था। तो इस तरह के साक्ष्य भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो वह सड़क और नालियों की सफाई रेगुलरली करते थे और यहाँ पर साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था। किसी भी प्रकार से पानी या कोई गंदगी एकत्रित ना हो, इसका भी विशेष रूप से उस समय ध्यान रखा जाता था। तो सामान्य नगर नियोजन के जितने भी पॉइंट है वो अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो साफ सफाई भी हमारी कंप्लीट हो गई, यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था मिलती है। अब जैसे कहा जाए तो धोलावीरा से हमें साइन बोर्ड यानी एक कह सकते हो कि संकेतक प्राप्त हुआ है जो मिट्टी का बना हुआ है, तो वो हमें धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। तो ये भी साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो दुर्ग नगर कंप्लीट हो गए, सड़कें कंप्लीट हो गए, जल निकास कंप्लीट हो गया, भवन निर्माण कंप्लीट हो गया, प्रकाश व साफ सफाई भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो आता है यहाँ पर कि विशेष नगर नियोजन किस प्रकार का था, विशेष भवन या स्थापत्य किस तरीके से थे, तो वो अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो विशेष में हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो है स्नानागार। इसे हम विशाल स्नानागार भी कह सकते हैं। स्नानागार लिख दिया मैंने यहां पर। ये कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। ये मिला हमें मोहनजोदड़ो से। अन्नागार ये हमें मिला है हड़प्पा से। फिर अगले हैं जलाशय या इन्हें बावड़िया भी कह सकते हैं, वो हमें मिले हैं धोलावीरा से। अगला है स्टेडियम, जो कि हमें कहां मिला है, धोलावीरा में। इसके बाद में पांचवा जो स्पेशल है वो है
गोदी बाड़ा, या जिसे हम डॉकयार्ड कह सकते हैं, वो हमें मिला है लोथल से। ठीक है, यह 5 चीजें हम यहां पढ़ेंगे कि विशेष नियोजित जो है वो कौन कौन से हैं। पहला है स्नानागार, दूसरा अन्नागार, फिर जलाशय है, फिर स्टेडियम है, और 5वां है गोदीबाड़ा। तो आखिरकार हम अब विशेष नगर नियोजन में हम ये पढ़ेंगे। तो विशाल स्नानागार ये हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब मोहनजोदड़ो में ये कहां से प्राप्त हुआ, किस प्रकार प्राप्त हुआ है, उसकी चर्चा हम यहां पर करेंगे। तो जो दुर्ग है, दुर्ग में हमें विशाल स्नानागार मिला है। तो दुर्ग में जब हम एंटर होते हैं तो यहां पर एक विशाल स्नानागार बना हुआ हमें प्राप्त हुआ। यह स्नानागार है। ठीक है, अब इस स्नानागार के चारों ओर कह सकते हो कमरे बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यह छोटे छोटे कमरे बनाए हुए हैं इसके चारों ओर, क्योंकि यह एक स्नानागार है तो आखिरकार इनके चेंजिंग रूम बने हुए हैं चारों ओर। तो जब वो स्नान करने के पश्चात अपने आप को चेंज कर सकते थे तो उनके लिए यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, तो जो स्नानागार है इसके चारों ओर क्या बने हुए हैं? कमरे बने हुए हैं। ठीक है, तो चारों ओर कमरे बने हुए हैं। किस लिए बने हुए हैं? कि जब कोई स्नान कर लेता था उसके पश्चात उनको चेंज करने के लिए या फिर उन्हें जिस तरह की जरूरत होती थी उनके लिए वो कमरे पर्याप्त थे। अब यहां पर इसका जो प्रवेश द्वार था, प्रवेश द्वार है वो उत्तर दिशा की ओर है। उत्तर दिशा से एंटर होते थे, उत्तर दिशा से ये प्रवेश द्वार था और उत्तर दिशा में इनके प्रवेश होने के लिए। अब प्रवेश होते थे तो इसके दाएं और बाएं ओर सबसे अधिक कमरे बने हुए थे, यानी इस ओर और इस ओर सबसे अधिक कमरे बने हुए थे। और यह कमरे क्या है? एक मंजिल नहीं है, 2 मंजिला है। 2 मंजिला बने हुए हैं, यानी एक मंजिल का ही नहीं बनाया हुआ, उसके ऊपर भी कमरे बनाए हुए हैं। तो 2 मंजिला अवशेष हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। अब होता है कि आखिरकार इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो आखिरकार इसके पानी को निकालने की व्यवस्था किस प्रकार थी और पानी को भरने की व्यवस्था किस प्रकार से थी? तो इसी के पास में एक कमरे में एक क्या होता है? कुआं बनाया हुआ था। क्या बनाया हुआ था? कुआं। तो कुएं के माध्यम से इसको भरा जाता था। कुएं के पानी के माध्यम से जलाशय को भरा जाता था। और इसके उत्तर पश्चिम में, जो उत्तर पश्चिम दिशा है उसकी तरफ एक नाली बनी हुई थी। नाली बनी हुई थी और यह नाली क्या थी? जल निकास के लिए, यानी गंदा पानी हुआ और उससे पानी निकल जाए। इस तरफ से एक नाली बनी हुई थी जो गंदे पानी को निकाल देती थी। जैसे ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, हम इसे कहें ये पूर्व हो गया और यह है पश्चिम हो गया। तो पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम दिशा में एक नाली बनी हुई थी, जिस नाली के माध्यम से क्या होता था कि जो गंदा पानी होता था उसे बाहर निकाल दिया जाता था। और इसी के पास में थोड़ी से आगे एक कमरे के अंदर एक कुआं बना हुआ था और उस कुएं से पानी निकालकर इस जलाशय को भरा जाता था। तो इस प्रकार यह कार्य किया जाता था। चारों ओर कमरे बने हुए थे स्नान करने के लिए। अब हम बात करते हैं आखिरकार इस जलाशय में क्या खासियत है। तो इस जलाशय का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया है।
पक्की ईंटों का प्रयोग यहां पर किया गया है, सारी की सारी पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। प्लस इसकी चिनाई के लिए जिप्सम, बिटुमेंस और गारे का प्रयोग किया गया है। तो यानी ईंटों को चीनने के लिए इनका प्रयोग किया गया है। अब ईंटें यहां पर छोटी नहीं, विशाल ईंटों का प्रयोग किया गया है, चिनाई की गई है और कह सकते हैं हम कि लगभग 1 इंच मोटा प्लास्टर किया गया है। यानी 1 इंच मोटा, लगभग इतना मोटा प्लास्टर किया गया। किसका किया गया वो प्लास्टर? बिटुमिन्स का। बिटुमिन्स जो खनिज होता है उसका प्लास्टर किया गया ताकि यह वाटरप्रूफ हो सके और इसमें जल निकास संभव ना हो। तो जल के निकास को रोकने के लिए ही इसके चारों ओर अच्छे से मोटी मोटी ईंटों का प्रयोग किया गया। जिप्सम, बिटुमिन्स और गारे की यानी चिनाई की गई और बिटुमिन्स का मोटा प्लास्टर इसके ऊपर किया गया ताकि यहां पर किसी भी प्रकार से सीलन नहीं आए इनमें और यहां पर जल अवरोधी बना रहे, यानी वाटरप्रूफ यह बना रहे। अब इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई क्या है? तो देखा जाए तो यह जो लंबा है, इसकी लंबाई 39 फीट है, चौड़ाई इसकी है 23 फीट और इसकी गहराई 8 फीट, यानी यह 39 फीट लंबा है, 23 फीट चौड़ा है और 8 फीट यह गहरा है। अब 8 फीट गहरा, ये बने हुए जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है और यह है। यह क्या है? यह इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, यानी इस जलाशय में उतरने के लिए उत्तर व दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हुई थी। यानी स्विमिंग पूल में उतरने के लिए सीढ़ियां होती ना, उसी प्रकार से यहां पर भी सीढ़ियां बनी हुई हमें प्राप्त हुई हैं। जलाशय में उतरने के लिए उन्होंने सीढ़ियां बना रखी थी। तो इस प्रकार यह विशाल स्नानागार कंप्लीट होता है। अब होता है अगला, विशाल स्नानागार हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम अन्नागार में। तो अन्नागार कैसे बना हुआ है अब आपको मैं बताता हूं। यह है आपके रावी नदी, रावी नदी। तो रावी नदी के तट पर यह बना हुआ है। पहली चीज तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आखिरकार ये क्या बना हुआ है? रावी नदी के तट पर। अब कैसे बना हुआ है? यह एक आयताकार, लगभग आयताकार भवन है, ठीक है। अब यह जो भवन है तो यह 169 फीट लंबा और 133 फीट चौड़ा है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? 169 फीट लंबा है और सिर से चौड़ा कितना है? 133 फीट चौड़ा है। कहां बना हुआ है? रावी नदी के तट पर। कहां है स्थल? इसका स्थल है हड़प्पा, हड़प्पा में बना हुआ है ये। तो इसे विशाल अन्नागार कह सकते हैं कि इसके बीच में एक ऐसे सड़क सी निकाल रखी है, यानी कह सकते हैं गली सी निकाल रखी है। अब इसके चारों ओर एक कमरा, इस तरीके से इनकी बैरिक्स बना रखी थी। 6 कमरों की, ताकि इनके बीच में अंतर रहे और यहां पर अलग अलग प्रकार के अनाज संग्रहित किए जा सके थे। तो 6 कमरों की एक लेंस बना रखी थी इन्होंने कि 6 कमरे इस तरफ हैं, 6 कमरे वहां पर। तो इस तरीके से इनके बीच में अंतर कर रखा था। तो ये एक ऊंचे चबूतरे में बना हुआ था, यानी यह जो अन्नागार है वो एक
चबूतरे पर बना हुआ है, एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है, क्योंकि नदी पास में है तो नदी का पानी कभी इसका अहित ना करे, तो इसके लिए ऊंचे चबूतरे बना रखा था। और जो ये बना रखा था इसके बीच में से एक गली निकाल रखी थी, जिसमें एक साइड 6 कमरे, दूसरी साइड 6 कमरे बना रखे थे, जिसमें अलग अलग प्रकार के अनाज संग्रहित कर रखे थे। ये 169 फीट लंबा है और 133 फीट चौड़ा है। अब यह भी क्या है, पक्की ईंटों का बना हुआ था। कच्ची ईंटों का कोई भवन नहीं मिला है, यहाँ पर पक्की ईंटों के भवन मिले। तो यह पक्की ईंटों का बना हुआ था। ठीक है, अब बात आती है कि आखिरकार यहां पर क्या होता था कि जैसे नाव आती थी, ठीक है, ये नाव आ गई, जैसे कि यहां पर सामान लेने के लिए नाव आती थी, तो नाव आके रुक गई, यहां पर रुक गई, तो अब अनाज खड़ा है, इसके अंदर तो व्यापारी नाविक हैं, परंतु आखिरकार इनको मजदूर भी चाहिए होंगे उस समय, तो यही पास में कुछ कमरे बनाए हुए मिले हैं, जिन्हें बोला गया है श्रमिकों का आवास। यानी एक कतार में कुछ कमरे बने हुए मिले हैं, जिससे विद्वानों ने अनुमान लगाया कि आखिरकार जो नाव आती थी उनसे माल उतारने के लिए और उनमें माल चढ़ाने के लिए श्रमिक चाहिए होते थे। तो उन श्रमिकों के लिए जो कह सकते हो, एक तरह से कह सकते हो हॉस्टल कह सकते हो आप उन्हें, या उनकी रहने का रेजिडेंस कह सकते हो, तो वो बनाया हुआ था। और यह कहाँ बनाया हुआ था, उसी अन्नागार के समीप। तो अन्नागार के समीप जो कुछ कमरे हमें एक साथ एक लाइन में प्राप्त हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, श्रमिकों का आवास। तो अन्नागार के पास में हमें श्रमिकों का आवास भी प्राप्त हुआ है। यह अन्नागार रावी नदी के तट पे था, 169 फीट लंबा और 133 फीट चौड़ा, एक ऊंचे चबूतरे में बना पक्की ईंटों का भवन है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के अनाज रखे हुए मिलते हैं। अब बात आती है विभिन्न प्रकार के अनाज तो वहां रखे हुए मिलते हैं, साथ में और चीजें क्या हैं कि इन्हीं अन्नागार से, यानी जो अन्नागार मिला है हमें, अन्नागार से हमें गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। इसी अन्नागार में ईंटों के बीच में गेहूं और जौ के दाने हमें प्राप्त हुए हैं। तो यहां से हमें यह अंदाजा लग जाता है, यह साबित होती है बात कि आखिरकार यहां पर अन्न का भंडारण किया जाता था और अन्न को विदेशों में भी भेजा जाता था। तो इसका साक्ष्य हमें यहां से प्राप्त होता है। अब आते हैं जलाशय, धोलावीरा में जलाशय। तो धोलावीरा जो है उसमें एक तरफ से तो मानसर और दूसरी तरफ से मानहर, ये दो बरसाती नदियां निकलती थी, मानसर और मानहर। इसके बीच में बसा हुआ है धोलावीरा। इसके बीच में क्या बसा हुआ है, धोलावीरा। अब धोलावीरा का नगर विभाजन 3 रूपों में है। ये हो गया इसका दुर्ग, ये उसका हो गया मध्यम, और यह हो गया नगर। दुर्ग, मध्यम और नगर। धोलावीरा इकलौता ऐसा स्थल है जहां पर उस साइट को 3 भागों में विभाजित किया गया है, दुर्ग में, मध्यम में और नगर में। अब हुआ क्या कि यह कच्छ के रण में स्थित है। कहां स्थित है, कच्छ के रण में स्थित है, जहां पे पानी की कमी है। तो इन्होंने क्या किया कि वहां पर बना ली छोटी छोटी बावड़ियां। और ये बावड़ियां बनी हुई किसकी है, पत्थरों की। धोलावीरा में पत्थरों का ज्यादा प्रयोग किया गया है, ईंटों का प्रयोग कम है, परंतु धोलावीरा में पत्थरों का प्रयोग बहुत ज्यादा किया गया है। वहां पे बावड़ियां या जलाशय जो बनाए हुए हैं वो पत्थरों के बने हुए हैं। अब यह जलाशय या बावड़ियां टोटल कितने हैं, यहाँ पे टोटल मिले हैं 16 जलाशय, यानी 16 बावड़ियां हमें मिली है। पर ऐसा नहीं है कि 16 बावड़ियां एक साथ मिली हैं, एक साथ नहीं मिली हैं। इस नगर के चारों ओर बाउंड्री है, उसके चारों ओर 1 2 3 4 5
इस प्रकार टोटल 16 जलाशय चारों ओर बनाए हुए मिले हैं। तो जब ये नदियां बरसात का समय होता था तो इन नदियों से एक नाली निकालते थे और इससे जोड़ देते थे, इधर मानहर नदी से निकालते थे और इधर जोड़ देते थे। तो जब बरसात का पानी आता था, बरसात का पानी बहकर आता था तो यह नाली के माध्यम से क्या होता था, अंदर चला जाता था। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी होता था कि बरसात का पानी आता था तो अंदर चला जाता था। बरसात होती, पानी आता और अंदर चला जाता। ठीक है, अब होता ये कि अब इससे एक नाली निकाली हुई इधर से, एक नाली इधर से निकाली हुई है, दोनों नदियों से जोड़ रखा है, परंतु क्या एक जलाशय को बढ़ने के बाद में फिर दूसरा जलाशय कैसे बढ़ता था और सारे जलाशय कैसे बढ़ते थे? तो होता यह था, जैसे ये एक कमरा है तो जैसे अभी कमरे होते थे तो सबसे ऊपर में होता है, जैसे हमारा प्रकाशदान होता ना, तो जैसे उसमें क्या होता था कि ऊपर का क्षेत्र थोड़ा बहुत खुला छोड़ दिया जाता था, ऐसे छोड़ देते थे। तो जब ये टैंक पूरा होता था तो फिर ऊपर का एक होल होता था, उसमें से पानी दूसरे टैंक में गिरना शुरू हो जाता था। तो इस प्रकार यह 7वां बढ़ जाता था, 8वां बढ़ जाता था, 9वां बढ़ता था, 10वां बढ़ता था। इसी प्रकार से सारे के सारे जलाशय एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ऊपर से, न कि नीचे से। नीचे से नहीं जुड़े हुए थे, नीचे से नहीं, उस टैंक के नीचे से नहीं जुड़े हुए थे, टैंक के ऊपर से जुड़े हुए थे, यानी पहला भरने के बाद में ही दूसरा बढ़ता था। तो इस प्रकार से सारे जलाशय भर जाते थे। अब सारे जलाशय भर गए तो अब इनके भरने के पश्चात आखिरकार इनका किस प्रकार से काम हो सकता था या फिर इनको किस प्रकार से काम में प्रयोग ले सकते थे। तो अब हम बात करते हैं आखिरकार इस जलाशय में किस प्रकार उन्होंने काम किया है। तो अब हम बात करते हैं कि बरसात ज्यादा हो गई, सारे जलाशय भर गए, अब पानी का क्या करते थे? तो पानी का इन्होंने ऐसा किया कि पानी जो होता था, अब एक्स्ट्रा पानी को वापस नदी की ओर आगे जाके डाल दिया गया। ऐसी व्यवस्था की गई कि अब पानी भर गया तो आगे जाके इन टैंकरों में से पानी इनमें वापस नदियों में चला जाता था। नगर को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती थी। अगर एक्स्ट्रा पानी आ रहा है तो जितना भरना था भर गया, बाकी एक्स्ट्रा पानी वापस नदियों में चला जाता था। तो इस प्रकार धोलावीरा में जलाशय बने हुए हमें प्राप्त हुए हैं। तो 16 जलाशय हमें प्राप्त हुए हैं, पत्थरों के बने हुए हैं, बावड़ियों की तरह है, और मानसर मानहर नदियों का बरसाती पानी एकत्रित होता था। सारे जलाशय एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक नाली के माध्यम से सारा जो एक्स्ट्रा पानी होता था वो बाहर निकल जाता था। ठीक है, तो यह हमारा जलाशय वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं आगे अगले पॉइंट की, जिसमें हम बात करेंगे अभी कि स्टेडियम, धोलावीरा में स्टेडियम। तो धोलावीरा में ऊपर दुर्ग मिला है, बीच में जो है वो स्थान क्या कहलाता है? मध्यम नगर, और मध्यम नगर के बाद में है नगर। ठीक है, तो जो स्टेडियम हमें प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है नगर में, यानी मध्यम नगर में स्टेडियम हमें क्या मिला है? प्राप्त हुआ है धोलावीरा के मध्यम नगर में। किस प्रकार प्राप्त हुआ है कि इसके दो ओर, यानी इधर से ये दुर्ग है, इधर नगर है, अब इसके बीच में ऐसा स्टेडियम बना हुआ मिला है जिसके दो ओर तो बैठने की व्यवस्था है, यानी ये दो ओर तो बैठने की व्यवस्था हो गई। हम कह सकते हैं कि यहां पर इन्होंने बैठने की व्यवस्था कर ली, और बीच में ये मैदान खाली है। ये क्या हो गया? मैदान हो गया। ये क्या हो गया? बैठने की व्यवस्था हो गई। तो धोलावीरा में दुर्ग व नगर के बीच में मध्यम नगर का अवशेष प्राप्त हुआ है, और उसके बीच में हमें एक मैदान मिला है, और जिसके दोनों ओर दाईं और बाईं ओर क्या है कि बैठने की व्यवस्था के लिए कुछ बनाया हुआ मिलता है, जो ईंटों का बना हुआ है। तो इससे अंदाजा लगता है कि यह एक क्या है? स्टेडियम था। तो इस प्रकार के साक्ष्य हमें यहां से प्राप्त होते हैं। अब आते हैं हम गोदीबाड़ा, जो कि हमारा यहाँ का
मुख्य पॉइंट है जो हमें करना है यहाँ पे गोदीवाड़े का। तो गोदीवाड़ा कैसा है कि भोगवा नदी, भोगवा नदी, अब भोगवा नदी से इन्होंने एक नहर निकाली और यह एंटर हुई कहां पर, एक डॉक यार्ड में, ठीक है। तो ये तो हम कह सकते हैं कि एक पक्का स्थान है और यहां पर पानी भरा हुआ है। अब ये यहां पर आके ये कह सकते हो जहां जाके खड़े हो जाते थे, तो ये यहां पर क्या हो गए, जहां जाकर खड़े हो गए, ठीक है। ये नदी हो गई और यह जाके आगे जाके किस में गिरती थी, ये हो गया अरब सागर। तो ये अरब सागर में जाके गिर जाती थी। तो होता क्या था कि जब अरब सागर से होके जहाज आते थे, आगे जहाज भोगवा नदी के माध्यम से, तो एक नहर के माध्यम से यह डॉक यार्ड में एंटर हो जाते थे। तो नदी का जो पानी या कह सकते हो उसका प्रभाव इस जहाज के ऊपर ना पड़े, इसलिए उन्होंने डॉक यार्ड बना रखा था अलग से, ताकि पानी में अगर तरंगे उठती हैं या पानी प्रभावित होता है तो किसी प्रकार से जहाज को क्षति ना हो और माल चढ़ाने उतारने में कोई दिक्कत ना आए। तो भोगवा नदी से एक नहर निकालकर उन्होंने यहाँ पर डॉक यार्ड बना रखा था, जिसके अंदर पानी एकत्रित था। अब कह सकते हैं कि ये पानी जो एकत्रित था, इस पानी को यानी भोगवा नदी से ही भरा जाता था, भोगवा नदी से भर लिया। अब ये ऐसा था कि अब पानी एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे, तो पानी कहाँ से निकाला जाता था, तो इसके ऊपर एक छोटा सा चैम्बर बना रखा था। अगर पानी एक्स्ट्रा हो जाता था तो वापस एक नाली के माध्यम से यह पानी वापस भोगवा नदी में छोड़ दिया जाता था। एक छोटी सी नाली बना रखी थी, जिसे हम कह सकते हैं एक हॉल, लगभग वो है कह सकते हैं कि 2 फुट चौड़ा, 2-3 फुट चौड़ी नाली थी, जिसके माध्यम से एक्स्ट्रा पानी को निकालकर वापस भोगवा नदी में छोड़ दिया जाता था। अब इससे क्या होता था कि जहाज आसानी से लोथल आते थे, माल भरते थे, माल उतारते थे और वापस चले जाते थे। तो इस प्रकार गोदीवाड़े का प्रयोग हमें लोथल में दिखाई देता है। अब ये लोथल का जो गोदीवाड़ा है यह पक्की ईंटों का है, और पक्की ईंटों का होने के साथ साथ इसकी चिनाई भी जिप्सम और बिटुमेन से की हुई प्राप्त होती है। यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग प्राप्त हुआ है, और आसपास में इसके अनाज रखने के लिए छोटा सा गोदाम बना हुआ भी हमें प्राप्त हुआ है। तो भोगवा नदी के तट पर हमें यह है गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। तो यह भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार हमारा जो विशेष नगर नियोजन है और सामान्य नगर नियोजन है, दोनों का दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट जो पॉइंट है, वो जो हमने सबसे लास्ट में छोड़ रखा है एक तरह से, कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। प्रमुख स्थल, वैसे इस पे आजकल ज्यादातर क्वेश्चन नहीं बनता है, केवल कुछ स्थलों की चर्चा हमारी यहाँ पे की हुई मिलती है। तो मैं आपको एक बहुत छोटे से तौर पे सिंधु घाटी सभ्यता के हम स्थल बता देता हूँ, जो आपके लिए थोड़ा सही रहेगा। एक मैप के द्वारा मैं ये बताने की कोशिश करूँगा। यह हो गया हमारा हिमालय पर्वत, फिर इधर हमारा हो गया सुलेमान व किरथर पर्वतमाला। यह ऊपर हमारा हो गया अफगानिस्तान, ठीक है।
तो अब हम शुरू करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में। तो पहला जो प्रमुख स्थल है उसका नाम क्या है? मोहनजोदड़ो। 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 अब ये मोहनजोदड़ो कहां है? मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जो नगर है वो हमें सिंधु नदी के तट पर प्राप्त हुआ है। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। अब आता है अगला है हड़प्पा। हड़प्पा कहां है? हड़प्पा मैं आपको बता दूं रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा है रावी नदी के तट पर। यह भी पंजाब में है और यह भी पंजाब में है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के दोनों पंजाब में स्थित है। जैसे मोहनजोदड़ो मोंटगोमरी में है, यह हड़प्पा लरकाना में है। तो इस प्रकार क्षेत्र अलग हो गए, परंतु दोनों के दोनों पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। तो पहली लाइन जैसे हम लिखें कि मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में यह है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है और मोहनजोदड़ो जो होता है यह इस स्थल से हमें जैसे विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, यहाँ से हमें नगर व दुर्ग टिल्ला प्राप्त हुआ है, यहाँ से हमें योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, यहाँ से हमें मनके प्राप्त हुई हैं, यहाँ से हमें मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। यह मुख्य चीजें यहाँ से कह सकते हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, पंजाब में स्थित है पाकिस्तान के। और यहाँ से हमें क्या मिला है? विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। यहाँ पे हमें मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, मृतभांड प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर हमें श्रमिकों का आवास प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अब अगला आता है चुनादड़ो। चुनादड़ो कहाँ है? चुनादड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, चुनादड़ो भी। और यह पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित है चुनादड़ो। और यहां से क्या मिला है? हमें मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो चुनादड़ो हो गई। और अब आते हैं यहां पर सूत का गेडोर। कौन सा है? सूत का गेडोर। ये कहां है? बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हमें यह प्राप्त हुआ है। अब आते हैं ऊपर हम, तो यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया था मुंडिया जो कहां है? अफगानिस्तान में। ठीक है, और शोर्तुगई। शोर्तुगई यह हमें कहां प्राप्त हुआ है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर के समथिंग है शोर्तुगई। और मुंडियाक हमें अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। अब आते हैं हम अगला स्थल जो डिस्कस करेंगे वो है मांडा। ठीक है, मांडा ये कहाँ है? कश्मीर में है, हमारा जम्मू कश्मीर है और झेलम नदी के तट पर यह स्थित है। तो मांडा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है और झेलम नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पे जो मकान हमें बने मिले वो पत्थरों के बने हुए प्राप्त हुए हैं। तो अब अगला आता है आलमगीरपुर। अभी आलमगीरपुर कहाँ है? आलमगीरपुर मेरठ में है जो यूपी में स्थित है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल है। जैसे ये उत्तरी स्थल है, ये पूर्वी स्थल है, तो यह आलमगीरपुर हमें प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद में हम आते हैं हरियाणा में। तो हरियाणा में जो हमें मिला है बनावली। बनावली जो स्थल है वो हरियाणा से प्राप्त हुआ है। ये हिसार में स्थित है, हरियाणा के हिसार में स्थित है। और यहां से हमें मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, बाण प्राप्त हुए हमें यहां से। और मृत भांड, मृण्य मूर्तियां हमें यहां से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अगला हमारा है यहां पे रोपड़। रोपड़ का है, रोपड़ पंजाब में स्थित है, भारत के पंजाब में स्थित है रोपड़।
और यहाँ पर क्या है कि हमें मिट्टी की मूर्तियां, मृत भांड, बाणाग्र और यहाँ पर नगर दुर्ग टीला हमें प्राप्त हुआ है। फिर आते हैं हम कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में स्थित है और यह राजस्थान में स्थित है। घग्गर या फिर हम कह सकते हैं द्वशवती नदी के तट पर यह स्थित है कालीबंगा। और यहाँ से हमें नगर व दुर्ग टीला प्राप्त हुआ है। यहाँ पे अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे हमें कुछ शव भी प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, ब्रह्म मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, मोहरें प्राप्त हुई हैं, मनके प्राप्त हुई हैं यहाँ से हमें, तो कालीबंगा। फिर यहाँ पर पुणे में है अपने देमाबाद। कौन सा है? देमाबाद। देमाबाद क्या है? देमाबाद जो स्थल है वह है पुणे में, महाराष्ट्र में। दक्षिणी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का और यहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता की मिट्टी के बर्तन और ब्रह्म मूर्तियां हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। अब आते हैं हम लोथल। तो लोथल कहाँ है? और लोथल हमारा है गुजरात में, अहमदाबाद के समीप। तो लोथल हमें कहाँ प्राप्त हुआ है? गुजरात में अहमदाबाद के समीप प्राप्त हुआ है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से हमें गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, नगर व दुर्ग टीला है, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, सुमेरियन मोहर यहाँ से प्राप्त हुई है, अग्निकुंड के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब अगला है कच्छ के रण में हमें प्राप्त हुआ है स्थल, उसका नाम है धोलावीरा। धोलावीरा जो स्थल है और वो हमें कच्छ के रण से प्राप्त हुआ है। नगर को 3 भागों में बांटा हुआ मिला है, दुर्ग, मध्यम और नगर टीला। और यहाँ से हमें जलाशय प्राप्त हुआ है। मिट्टी की ईंटों के बजाय यहाँ पे पत्थरों का प्रयोग अधिकता से किया हुआ मिला है। यहाँ पर यानी बरसात की कमी और यानी पानी कमी के कारण इन्होंने बावड़ियाँ बना रखी थी। 16 जलाशय हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तन हमें प्राप्त हुए हैं, मोहरें प्राप्त हुई हैं, मृण्य मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ से हमें ये स्थल चीज़ों से प्राप्त हुए हैं। तो हम देखें तो लगभग बहुत कुछ हमने पढ़ लिया है। जैसे डाबर कोट भी है जो कि यहाँ है, डाबर कोट पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है डाबर कोट। इसके अलावा रंगपुर है जो गुजरात में है, यह भी हमें स्थल प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हमें बहुत से स्थल और भी हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं, परंतु इतने ज़्यादा स्थलों की कोई आवश्यकता है नहीं इस चैप्टर में, क्योंकि जितना हम निबंधात्मक करेंगे तो उतने में ये स्थल ही काफ़ी हो जाएंगे। जैसे मुंडियाक हो गया 1, शोरतुगई 2, हड़प्पा 3, मोहनजोदड़ो 4, रोपड़ 5, बनावली 6, मांडा 7, आलमगीरपुर 8, कालीबंगा 9, चुनरलो 10, सोतकागेडोर 11, डाबरकोट 12, धोलावीरा 13, लोथल 14, 15 रंगपुर और 16 देमाबाद। 16 स्थल बहुत होते हैं। अगर हम किसी की 2-2, 3-3 लाइनें भी अगर लिखेंगे तो पूरा एक निबंधात्मक प्रश्न हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार यह प्रमुख स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के हमें प्राप्त हुए हैं। अब अगला जो हम इसका अब एंड कर लेते हैं कि आखिरकार हमें यह चैप्टर, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इसे चलते हुए, तो इसे कंप्लीट करने का समय भी अब आ गया है कि आखिरकार एक ही पॉइंट हम इसका और पढ़ लेते हैं कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो इस सभ्यता के अंत के कारण हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसके लिए क्या कारण उत्तरदायी थे। तो अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के कारण पढ़ रहे हैं। तो पहला कारण यह बोला गया कि बाढ़। बहुत से इतिहासकार जैसे जॉन मार्शल है, व्हीलर है, इन्होंने बोला कि आखिरकार बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ। अब इन्होंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिले कि वहां पर बार बार में बाढ़ आया करती थी। जैसे कि मोहनजोदड़ो को तो 7 बार बसने
वह मिटने के साक्ष्य मिले। यानी 7 बार बना है मोहनजोदड़ो। कैसे बना है कि सिंधु नदी में एकदम से तेज बहाव आया और उसने बाढ़ ला दी और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हो गया। तो ऐसा यहाँ पर होने के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मुख्य रूप से प्राप्त हुए हैं। ऐसे साक्ष्य हड़प्पा से भी हमें प्राप्त होते हैं। तो इन 2 स्थलों के आधार पर कहा गया विद्वानों ने कि बाढ़ आने के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। मोहनजोदड़ो में ऐसा 7 बार हुआ है। दूसरी बात, नदी परिवर्तन। नदी परिवर्तन, नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया, इसके कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। ये दूसरा कारण हमें बताया गया। तो कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो से अब सिंधु नदी लगभग 23 या 30 किलोमीटर दूर बहती है। वर्तमान में 23 या लगभग 30 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बह रही है, जबकि उस समय उसके पास में बहती थी। तो उस समय सिंधु नदी बिल्कुल पास में से होके बहती थी। तो आखिरकार नदी क्या होता है कि कई बार क्या होता है, गाद एकत्रित हो जाती है। गाद मतलब मिट्टी जो अपने साथ बहा कर लाती है, मिट्टी बहा कर लाती है, कुछ यानी पेड़ पौधे वनस्पतियां बहा कर लेके आती हैं, तो वह एकत्रित होती रहती हैं। तो उससे क्या होता है, उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तो मार्ग अवरुद्ध होने के कारण वह कई बार क्या होता है, वो अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है। तो गाद एकत्रित होने के कारण या फिर कई बार होता भूकंप आता है, तब भी नदियां मार्ग परिवर्तित कर लेती हैं। तो इसके कारण कहा जाता है कि सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। और इसी प्रकार से कहा जाता है कि सरस्वती नदी का अंत हो गया, सरस्वती नदी विलुप्त हो गई। तो इसके कारण वहां पे आसपास में जो सभ्यताओं के स्थल थे वो वहां से उठकर और कहीं चले गए होंगे। इस तरीके से सभ्यता का अंत हो गया। तो यह कारण भी बताया जाता है। तीसरा कारण, नदी मार्ग परिवर्तन हो गया। फिर बताया जाता है जलवायु परिवर्तन। अगला कारण बताया जाता है जलवायु परिवर्तन, यानी जलवायु परिवर्तित होने लग गई तो उसके कारण इस सभ्यता में निवास करने वाले लोग और कहीं जाकर बसने लग गए। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा कि इतना ज्यादा अंतर नहीं आया, जलवायु में परिवर्तन नहीं हुआ। कम से कम कुछ सालों में, जब 2 सालों से 300 सालों से जब रह रहे हैं, तो एकदम से जलवायु परिवर्तित होती नहीं है। तो जलवायु परिवर्तन कारण बताया जाता है कुछ लोगों द्वारा, परंतु ऐसा मुझे नहीं लगता है। चौथा कारण, महामारी। अब क्या होता है कि कुछ लोगों ने जब नरकंकालों का अध्ययन किया, तो मोहनजोदड़ो में जब नरकंकाल का अध्ययन किया गया तो कुछ नरकंकालों से ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ कि उन्हें मलेरिया है। मलेरिया होने के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में जो नरकंकाल है, उन नरकंकालों से साबित होता है कि उन्हें मलेरिया था। तो कुछ लोगों का कहना है कि शायद क्योंकि नदियों के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, तो कुछ ऐसी महामारी या बीमारी फैल गई होगी जिसके कारण लोग मर गए, और इसी कारण वो लोग यहाँ से छोड़ के चले गए और सभ्यता का अंत हो गया है। तो यह भी नहीं है मुख्य कारण। फिर है अग्निकांड, यानी अग्नि के कारण यहाँ हुआ है। तो सूतकागेड़ और मेहरगढ़ ऐसे जैसे स्थल हैं जहां पर उनके अंतिम स्तर से अग्निकांड होने के साक्ष्य मिले, यानी आग लग गई थी और उसके कारण वो स्थल जलकर राख हो गए। ऐसे साक्ष्य हमें बलूचिस्तान में दिखाई देते हैं, परंतु और कहीं ऐसे साक्ष्य हमें दिखाई नहीं देते। अब होता छठा कारण है भूकंप, यानी भूकंप आने के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर हमें भूकंप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कालीबंगा जो स्थल है उसकी जो दीवारें हैं उसमें दरार पड़ी हुई है, जो भूकंप के कारण पड़ी हुई है। तो पुरातत्वविदों ने यह बताया, जो इतिहासकारों ने बताया कि कालीबंगा का जो अंत है वह भूकंप के कारण हुआ। बहुत भयंकर भूकंप आया जिसके कारण इसका अंत हुआ होगा। तो छठा कारण यह है। अब सातवां कारण जो बताया जाता है वो है विदेशी आक्रमण।
यानी विदेशी कोई आक्रांता यहाँ आए और यहाँ पर उन्होंने आक्रमण करके सिंधु घाटी सभ्यताओं को परास्त कर दिया और इसी कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। अब यह आरोप किस पे लगाया जाता है विदेशी आक्रमण का? यह आरोप लगाया जाता है आर्यों पर। आर्य यानी वैदिक सभ्यता के जो निर्माता आर्य हैं वो आए, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को लोग मारा और यहाँ पर आर्य सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता की स्थापना कर दी। परंतु ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा अंतर है दोनों की सभ्यता में, क्योंकि आर्य ग्रामीण सभ्यता के थे, ये नगरीय सभ्यता के हैं। परंतु उन्हें तो इससे आकृष्ट होना चाहिए था, ये शांति प्रिय थे। आर्य इतना कुछ हमें खास नहीं मिलता कि आर्यों ने इनका अंत किया है। मोहनजोदड़ो के जो 7वां स्तर है यानी अंतिम जो स्तर है, वहां से हमें नरकंकाल प्राप्त हुए हैं जिनको धारदार चीज से मारा गया है। तो ऐसे साक्ष्य हमें वहां से मोहनजोदड़ो से मिले कि उनकी मारकाट हुई है वहां पर। तो उसी कारण कुछ लोग कहते हैं कि विदेशी आक्रमण हुआ, किसी बाहरी आक्रमण के कारण ही यहाँ पर इस सभ्यता का अंत हो गया। तो इस प्रकार यह प्रमुख कारण थे जिन कारणों के आधार पर यह बताया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ। अब इस प्रकार से आज हमारा ये है पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता, हम सिंधु घाटी सभ्यता में सब कुछ पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से तुलना कर चुके हैं। फिर हमने इसकी कह सकते हैं उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उसके सिद्धांत भी हमने दिए, इसका विस्तार कितना है, कितने बड़े क्षेत्र में फैली हुई, यह भी हमने बताया है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का इंट्रोडक्शन भी हमने पूरा करवाया है। फिर इसके पश्चात हमने सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक इस तरह की स्थिति का ज्ञान किया है। इन स्थितियों का ज्ञान करने के पश्चात हमने सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन पढ़ा है। नगर नियोजन के पश्चात हमने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल पढ़े हैं और प्रमुख स्थल पढ़ने के पश्चात में सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि भी हमने पढ़ ली है, इसमें डेट हमने पढ़ी है और सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश किस प्रकार हुआ है, वह भी हम चैप्टर पूरा कर चुके हैं। तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता जो चैप्टर है उसके सभी पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं।